हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौम्यास कॉमर्स स्टेशन। इस वीडियो से हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 11th में आईएससी बोर्ड में क्लास 11th में जो कॉमर्स है उसके 3 बाइफर्केशंस हो जाते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। तो क्लास 11th की इकोनॉमिक्स को हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो वैसे जो बुक रेफ़र करी जा रही है अभी जो आपको 11th इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी वो फ्रैंक की है। बहुत से लोग फ्रैंक की यूज़ कर रहे होंगे। मेरा जो एडिशन था वो रेड कवर की बुक थी, फ्रैंक की आईएससी की इकोनॉमिक्स बुक, उससे पढ़ाया जा रहा है। बाकी बुक्स में ज़्यादातर चीज़ें सेम ही रहती हैं। अभी भी जो आप एडिशन यूज़ कर रहे हो उसमें बहुत सी चीज़ें सेम रहेंगी एक्सेप्ट कुछ डेटा वगैरह जो चेंज होगा। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स को। अब जो बच्चे अभी 11th में आए हैं 10th पास करने के बाद आईएससी बोर्ड में है, तो इकोनॉमिक्स एकदम नई चीज़ है। ठीक है, कॉमर्स को ही 3 पार्ट्स में जो क्लासिफाई किया गया है, पहला तो आपका वही कॉमर्स है जो आपने 9th और 10th में पढ़ा था। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स 2 नई चीज़ें आई हैं। इकोनॉमिक्स होता क्या है? फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो डील कर रहा है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से। अच्छा, एक और चीज़, इकोनॉमिक्स का प्रोनाउंसिएशन आप लोग कई बार गलत कर देते हो। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हम बेसिकली बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब देखो, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको डिफ़ाइन करना ही बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिक्स वर्ड को, इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसको डिफ़ाइन करना ही इतना मुश्किल है, वो आपको इसी चैप्टर में पता चल जाएगा। इकोनॉमिक्स होती क्या है, मतलब हम कॉमर्स में इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर आपको याद हो, आपने 9th-10th में जब कॉमर्स स्टार्ट करी थी तो कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर जो आपका था 9th का, उसमें आपको बताया गया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो चीज़ें होती हैं जिनमें मनी से रिलेटेड काम होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम मनी से नहीं बल्कि बाकी चीज़ें, लव, अफेक्शन, रिलीजन, इनसे रिलेटेड चीज़ें करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो मनी से रिलेटेड है, कुछ काइंड ऑफ वही एक्टिविटीज़ हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स को जब एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो इसमें और भी कई चीज़ें आएंगी, वो आपको धीरे धीरे इसमें समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स है क्या? देखो, जैसे इकोनॉमिक्स को अगर हम बोले कि होती क्या है ये, तो ये एक सोशल साइंस है। क्या है? सोशल साइंस है। साइंस है बट ये सोशल साइंस है। साइंस और सोशल साइंस में फ़र्क क्या होता है? देखो, साइंस की अगर आप बात करो तो उसमें 3 आप पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, साइंस जो है उसके प्रिंसिपल्स फिक्स्ड होते हैं। फिजिक्स में अगर कोई चीज़ कही गई है तो हर जगह वही लगेगी। बायोलॉजी में जो है वो फिक्स्ड है। केमिस्ट्री में जो चीज़ें, जो आप रिएक्शंस पढ़ रहे हो, जो आप एटम्स के बारे में पढ़ रहे हो, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, सब कुछ सेम रहता है, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कुछ भी हो। सोशल साइंस जो इकोनॉमिक्स है ये एक सोशल साइंस है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ आपके सोशल साइंसेज में आ सकते हैं? पॉलिटी हो गई। ठीक है, ये सारे सोशल साइंस है जो आपके सोसाइटी से रिलेटेड, ह्यूमन बींग से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स को हम क्वीन ऑफ सोशल साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो चीज़ें, उनमें आपको स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में मैटर, एनर्जी के बारे में पढ़ते हो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करो तो उसमें आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो, स्टेट के बारे में पढ़ते हो, कैसे गवर्नेंस पूरी फंक्शनिंग होती है एक स्टेट की, कंट्री की, वो पढ़ते हो। ऐसे इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हो? तो यही क्वेश्चन सामने आया था कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम वो पढ़ते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये बोला गया। ठीक है, बहुत ही वेग चीज़ें भी आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगी, बहुत अजीब चीज़ें इसमें बोली गई हैं, पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती क्या हैं? देखो, अगर आप अपने आप को देखो एज अ इंडिविजुअल, एज अ कंज्यूमर, हम क्या करते हैं? हमारे पास, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, सैलरी आती है, आप उस इनकम को सोचते हो कि हमें क्या करना है, इस इनकम को हमें कहीं स्पेंड करना है। ठीक है, इस इनकम से, इस पैसे से हमें सामान खरीदने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी, यही बेसिक एक्टिविटी आप कर रहे होते हो कि वो जो इनकम आई है उससे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जगह हम उसको कैसे खर्च करेंगे। ठीक है, कुछ सामान, घर का राशन खरीदने में जाएगा, बिल्स वगैरह भरने में जाएगा, फ़ीस भरने में जाएगा, स्कूल की फ़ीस वगैरह, कॉलेज की फ़ीस वगैरह। तो इस तरीके से क्या होता है, आप इनकम को अलग अलग जगह स्पेंड करते हो। वो चीज़ कैसे करनी है, वो चीज़ कैसे होती है, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाएगी। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोड्यूसर को डिसीजन लेना होता है हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है, किस तरीके से बनानी है, किस प्राइस पर सेल करनी है मार्केट में। ये किस में पढ़ोगे? इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, अगर आप एक कंट्री के बारे में देखो, क्या कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री, आपको पता होना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ
फैक्ट्स वगैरह जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए। इंडिया डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, अभी ग्रो कर रही है। इंडिया में पावर्टी है, आप सबको पता है क्यों पावर्टी है। इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, जॉब क्यों नहीं मिल रही लोगों को। जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है सारी चीज़ों का। ग्लोबलाइजेशन क्यों हुआ। ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर की कंट्रीज से हमारा कॉन्टैक्ट होना, कंट्री को ओपन करना, ट्रेड एंड कॉमर्स बाहर की इंटरनेशनली करना। लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज़ पढ़ोगे आप बाद में, ये सब क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इतना वाइड है, एक कंज्यूमर, एक हमारे इंडिविजुअल से लेकर पूरी कंट्री तक जाता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स होती है जिसमें आप एकदम वैरायटी ऑफ इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हो। इसी वजह से इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है अगर आप देखो इसका एवोल्यूशन जब हुआ तो पहले इकोनॉमिक्स को बोलते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या बोलते थे इकोनॉमिक्स को? पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ग्रीक में थे फिलोसोफर्स थे एरिस्टोटल, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी। उन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, फैमिली का मैनेजमेंट और स्टेट का जो मैनेजमेंट हो रहा है रिलेटेड टू वेल्थ, रिलेटेड टू इकोनॉमिक चीज़ें, वो होती इकोनॉमिक्स। तो ऐसे धीरे धीरे करके डेफिनेशंस आई। हुआ क्या, अगर आप डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ो तो अब जो आप बुक में पढ़ोगे अभी क्या है, इकोनॉमिक्स को 4 तरीके से डिफाइन किया गया है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन 4 तरीके से दी गई है। पुराने से अब तक आएंगे हम, क्या क्या डेफिनेशन दी गई हैं, उन्हीं डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट को समझने में कितना टाइम लगा, उसके सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड करने में, उसके सब्जेक्ट मैटर को एक्सपैंड करने में कितना टाइम लग गया, कितने अलग अलग तरीके के लोगों ने अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट किया। और वो ऐसे वैसे लोग नहीं थे, दे वर प्रोफेशनल्स, दे वर स्पेशलिस्ट। इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज थे वो लोग जिन्होंने ये डेफिनेशंस दी थी। तो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशंस हैं वो 4 टाइप्स में हमें मिलती हैं, 4 डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहली आपकी होती है वेल्थ डेफिनेशन, सेकंड आपकी होती है वेलफेयर डेफिनेशन, थर्ड आपकी स्केर्सिटी डेफिनेशन एंड फोर्थ आपकी होती है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इन्हीं चारों जो डेफिनेशन हैं इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है ये चीज़ें, वेल्थ डेफिनेशन क्या है, वेलफेयर, स्कैर्सिटी, ग्रोथ ओरिएंटेड, इनको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेल्थ डेफिनेशन क्या होती है। वेल्थ डेफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये दी किसने थी, एडम स्मिथ ने दी थी। किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी थी। वेल्थ डेफिनेशन होती क्या है, मतलब एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। वेल्थ के बारे में क्या पढ़ते हैं, उसमें हम इंक्वायर करते हैं, हम ये देखते हैं कि वेल्थ का उसका नेचर क्या है। वेल्थ जो होती है किसी भी इंसान की, किसी भी कंट्री की, किसी की भी बात करो, उसका नेचर क्या है और उसके कॉजेज़ क्या है। क्या 2 बातें एडम स्मिथ ने बोली कि इंक्वायरी करना है कि वेल्थ का नेचर क्या है और वेल्थ के कॉजेज़ क्या है। इसी बात से उन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। तो अगर पूछा जाए एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, तो उनकी डेफिनेशन थी कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या बोला इन्होंने? इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है। साइंस क्या कर रही है? इंक्वायर करना है हमको इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इतनी ही डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच इंक्वायर इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस।
नेशंस की, कंट्रीज़ की वेल्थ का नेचर क्या है, किस तरह से वो कंट्री वेल्थ अपनी जनरेट कर रही है, कॉजेज़ कैसे वो उस वेल्थ को इंक्रीज़ कर रही है, जनरेट कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है, उसी की स्टडी को, उसी की साइंस को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये बात बोली एडम स्मिथ ने। तो इस डेफिनेशन में देखो, इस डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को क्या बोला गया है, इकोनॉमिक्स को वेल्थ से रिलेट करके बोला गया है कि किसी कंट्री की वेल्थ जो है वही इकोनॉमिक्स है, किसी कंट्री की वेल्थ को पढ़ना ही इकोनॉमिक्स होता है। तो ये थी आपकी वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। अभी कुछ चीज़ें आपको इसमें और जाननी है, डेफिनेशन पूछी जाए तो बस इतनी लिख देना। एक और चीज़, एडम स्मिथ जो है ये वेल्थ डेफिनेशन जिन्होंने दी थी उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। पुराने वाले थे, सबसे पहले थे, फर्स्ट इकोनॉमिक्स आप इनको बोल सकते हो, तो इन्होंने वेल डेफिनेशन दी थी, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इनको बोलते हैं। इसमें एडम स्मिथ के अलावा और भी कई लोग थे, ठीक है, जैसे सीनियर थे एक, उनका सरनेम ही सीनियर था, सीनियर वैसे नहीं, सीनियर उनका सरनेम था। तो इस तरीके से अलग अलग लोग थे एडम स्मिथ के अलावा, और उन सब ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या दी कि इट इज़ द स्टडी जिसमें हम एक नेशन की वेल्थ को के नेचर और कॉजेज़ को इंक्वायर कर रहे होते हैं। एडम स्मिथ की बहुत इंपॉर्टेंट बुक एक लिखी थी उन्होंने, और वो बुक का नाम पता है क्या है, ये जो उन्होंने डेफिनेशन दी है यही उनकी बुक का नाम है। क्या नाम है उनकी बुक का, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यही उनकी बुक का नाम है और यही उनकी डेफिनेशन है जो उन्होंने दी थी। सिर्फ नेचर एंड कॉजेज आपको याद रखने हैं, किसके, वेल्थ ऑफ नेशंस की, यही डेफिनेशन थी, यही उनकी बुक थी, जिस बुक में उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया था कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स जो है इस चीज़ से रिलेटेड होती है। लेकिन देखो अभी आप जब इसके इकोनॉमिक्स में ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी थी इसके आप फीचर्स देखोगे, इसमें आप क्या पढ़ोगे ना, जो डेफिनेशन दी गई उस डेफिनेशन के फीचर्स देखोगे जिसने भी दी, और फिर उसकी क्रिटिसिज्म देखोगे। क्योंकि देखो चीज़ इवॉल्व तभी होती है, एक चीज़ आएगी दूसरा क्रिटिसाइज़ करेगा तो हम उसमें चेंजेस करेंगे, फिर नई चीज़ आई फिर दूसरे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे कि इसमें ये गलती तो हम उसमें फिर चेंजेस करेंगे। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन इवॉल्व होकर आई हुई है। तो ये हमने देख लिया, बुक देख ली हमने, पॉलिटिकल इकोनॉमी पहले कहते थे, वेल्थ डेफिनेशन आपने देख ली, किसने दी, एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम ये देखें कि इस डेफिनेशन के फीचर्स क्या हैं, ये डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, इस डेफिनेशन के फीचर्स क्या हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन, तो ये लिखोगे। सबसे पहला फीचर है स्टडी ऑफ वेल्थ, सबसे मेन चीज़ यही तो हम देख रहे हैं कि वेल्थ डेफिनेशन में हम वेल्थ की स्टडी कर रहे हैं। वेल्थ डेफिनेशन कहती है कि हमें वेल्थ की स्टडी करनी है। वेल्थ का यहाँ मतलब क्या है, यही अभी आगे आपको समझ में आएगा कि वेल्थ के बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि एक नेशन वेल्थ को किस तरीके से एक्वायर कर रहा है, उसकी स्टडी हम करेंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये बोला गया है कि जो वेल्थ डेफिनेशन कहती है कि इकोनॉमिक्स में केवल वेल्थ को हम स्टडी कर रहे होते हैं, लोग कैसे वेल्थ को अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नेशन की बात करें तो उस नेशन में वेल्थ कैसे अर्न हो रही है, कैसे लोग अर्न कर रहे हैं और कैसे स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर बोला जाए स्टडी ऑफ वेल्थ, मतलब क्या होता है कि हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड वेल्थ, ये हम देखते हैं वेल्थ डेफिनेशन में, फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर इसका कहता है कॉजेज ऑफ वेल्थ, कॉजेज ऑफ वेल्थ। एक तरीके से ये आपका नेचर डिवाइन हो गया, अर्न एंड स्पेंड वेल्थ, नेचर। कॉजेज ऑफ वेल्थ दूसरा फीचर है। कॉजेज ऑफ वेल्थ क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स कहता है कि हमें देखना है कि क्या कॉजेज हैं जिससे वेल्थ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वेल्थ जो है इट कैन बी इंक्रीज बाय प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन, ये कहता है कॉजेज ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि वेल्थ का कॉज क्या है, मतलब वेल्थ कैसे आ रही है, वेल्थ को कैसे बढ़ाया जा रहा है, एक नेशन अपनी वेल्थ को किस तरीके से बढ़ा सकता है, ये हम पढ़ते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो वेल्थ की स्टडी करते हैं कि लोग कैसे अर्न कर रहे हैं, कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ उस वेल्थ को अब हम कैसे बढ़ाएं। अगर हम नॉर्मल अपने आप को देखें तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहीं पर जैसे आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पर या बिजनेस होता
होता है, उनके पास इनकम आती है, दे आर अर्निंग दैट इनकम, दे आर स्पेंडिंग दैट इनकम ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद वो उस तरफ रुक नहीं जाते हैं, उनका यही कोशिश रहता है कि किस तरीके से वो अपनी वेल्थ को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक पैरामीटर्स बता रहे हैं। कॉजेज ऑफ वेल्थ में क्या है, कैसे उस वेल्थ को बढ़ाएंगे। तो कॉजेज ऑफ वेल्थ में बोलते हैं कि वेल्थ जो है उसको हमें इंक्रीज कैसे करना है, ये हम देखते हैं कॉजेज ऑफ वेल्थ में कि किस तरीके से वेल्थ को हम इंक्रीज करें। और अगर पूछा जाए वेल्थ को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो दो चीज़ें हैं, पी एंड ए। पी एंड ए का क्या मतलब है, प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन। मतलब अगर हमको वेल्थ को इंक्रीज़ करना है तो उसको प्रोड्यूस करना है, पहले तो प्रोड्यूस होना चाहिए वेल्थ, कहीं से वेल्थ आनी चाहिए, और उसका एक्यूमुलेशन करना, उसको इकट्ठा करना। अब ये जो प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन, ये अपने में ही बहुत डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, तो वो आपको समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस फीचर्स देखने, फर्स्ट है स्टडी ऑफ वेल्थ कि कैसे वेल्थ को अर्न करा जा रहा है और कैसे उसको स्पेंड किया जाएगा। कॉजेज ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ को इंक्रीज़ कैसे किया जाए, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन से। प्रोडक्शन मतलब जनरेट कैसे करना है, कमाना कैसे है, एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा कैसे करना है। ठीक है, ये होता है। अब देखो थर्ड फीचर जो इसका कहता है वो है इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन, इकोनॉमिक मैन क्या होता है, देखो इकोनॉमिक का मतलब आपको पता है, जो मनी से रिलेटेड हो। वेल्थ डेफिनेशन क्या कर रही है, अगर हम वेल्थ डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो वो इंसान को केवल इकोनॉमिक नीड्स के बेसिस पर देख रही है। किसी भी ह्यूमन बीइंग को, जो भी लोग हैं, देखो इकोनॉमिक सोशल साइंस है, सोसाइटी की स्टडी करती है। सोसाइटी किससे बनी है, लोगों से बनी है, ह्यूमन बीइंग से बनी है। वेल्थ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो सोसाइटी की वेल्थ को देख रही है, नेशन की वेल्थ को देख रही है। मतलब वो नेशन में जो लोग हैं उनको ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि वो सारे लोग केवल वेल्थ जनरेट करने में, मनी जनरेट करने में इन्वॉल्व है, वो सारे इकोनॉमिक मैन है। इकोनॉमिक मैन का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखे। ठीक है, अगर हम देखो डेफिनेशन में क्या है कि नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, केवल हमें पैसे बढ़ाने, अपने पैसे कमाने हैं, पैसे स्पेंड करने हैं, पैसे को इंक्रीज कैसे करना है। दो फीचर से यही पता चला है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स इज कंसिडरिंग दैट द पीपल जो है, जो लोग हैं नेशन के, वो केवल अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं और उनका मेन फोकस यही होता है कि कैसे हम अपने मटीरियल इंटरेस्ट को बढ़ाएं। मटीरियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, टैंजिबल चीज़ें। दो और वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, मटीरियल। मटीरियल का मतलब होता है टैंजिबल चीज़ें। टैंजिबल चीज़ें क्या होती हैं, आपको पता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स हो, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टैंजिबल चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये एक टैंजिबल चीज़ है। ठीक है, कैश मनी टैंजिबल चीज़ है, घर टैंजिबल चीज़ है, आपकी लग्जरी आइटम्स टैंजिबल चीज़ें हैं। तो ये कहता है कि इकोनॉमिक मैन को हम स्टडी कर रहे हैं, जो इंसान है वो केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो काम करता है, अपनी मटीरियल चीज़ें बढ़ाने के लिए, अपने जिनको क्या कहते हैं, भौतिक चीज़ें, लाइवलीहुड की चीज़ें, उनको बढ़ाने के लिए बस वो काम कर रहा है, उसको वेल्थ इसीलिए चाहिए। तो ये तीन फीचर्स थे आपके किसके, वेल्थ डेफिनेशन के, स्टडी ऑफ वेल्थ, कॉजेज ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक मैन। ठीक है, अब ये डेफिनेशन देखने में आपको लग रहा है कि ये इकोनॉमिक्स का बहुत प्रॉपर आपको डिफाइन नहीं कर रहा है। पहली डेफिनेशन थी तो उतना ज़्यादा वो भी नहीं था। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स झेलने पड़े थे। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज देखो हम केवल वेल्थ को लेकर नहीं चल सकते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को खुद से एनालाइज करो तो क्या लोग केवल वेल्थ के बेसिस पे, जैसे लोग कहते हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग, पैसा है तो सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, बिकॉज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, उसके आगे भी कई चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए होती हैं। उसके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए केवल घर, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें जो है, इनसे उसका चीज़ें नहीं चलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्रिटिसिज्म इनको बहुत फेस करना पड़ा। क्रिटिसिज्म होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म का मतलब है हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो आके कहते हैं नहीं ये गलत है। ठीक है, तो ऐसे ही इस डेफिनेशन, जब ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने कही कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ, तो इसमें जो है कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने, जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया वो लोग कौन थे, जैसे कि जॉन रस्किन। कौन थे, जॉन रस्किन। ये सब नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जॉन रस्किन थे जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इसके अलावा थॉमस कैरोलिन भी थे। ये सारे लोग थे जिन्होंने इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा नहीं, ये डेफिनेशन गलत है, इकोनॉमिक्स केवल वेल्थ से रिलेटेड नहीं है। तो उन्होंने क्या क्या क्रिटिसिज्म पेश किया वो देखते हैं। फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो झेलना पड़ा इस वेल्थ डेफिनेशन को वो ये था कि टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म।
एम्फेसिस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फोकस होना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। किसको? मटीरियलिज्म को। मटीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? भौतिक चीज़ें, ठीक है, मटीरियल चीज़ें। जैसा आपको बताया गया, जो बोला जाता है पैसे से जो चीज़ें आप खरीद सकते हो वो मटीरियल चीज़ें हैं, पैसे से जो चीज़ें नहीं खरीद सकते हो मटीरियल नहीं है। पैसे हैं तो आप कुछ भी खरीद सकते हो आज के टाइम पे, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें, लव, अफेक्शन, ठीक है, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। तो वही चीज़ है कि मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा फोकस था। जॉन रस्किन और इन लोगों ने बोला कि आपने जो वेल्थ डेफिनेशन दी है, इससे ये इकोनॉमिक्स की जो वेल्थ डेफिनेशन दी है, आप इसको एक पिग साइंस की तरह ट्रीट कर रहे हो। पिग साइंस होती क्या है? बेसिकली पिग जो वर्ड है ना, वो उन लोगों के लिए बोला जाता है जो बहुत ही ग्रीडी होते हैं, जिनको बस पैसे चाहिए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इकोनॉमिक्स में हम लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने जनरलाइज कर दिया कि सारे लोग ग्रीडी हैं, सबको अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, सब वेल्थ केवल इसलिए कमा रहे हैं ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके। पिग साइंस बोला इन्होंने, बोला मतलब कि ये ऐसी साइंस है जिसमें हम केवल ग्रीड पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये एक ब्रेड एंड बटर साइंस है। क्या है? ब्रेड एंड बटर साइंस। ब्रेड एंड बटर का क्या मतलब? यहाँ पर हो रहा है डेली की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें। तो एक इंसान को रोज़ बस जीने के लिए जितने पैसे चाहिए, जितनी चीज़ें चाहिए, आप बस उसी को कंसिडर कर रहे हो इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप मटीरियल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो वेल्थ डेफिनेशन के हिसाब से। इन्होंने ये कहा कि आपने जो लाइफ की हायर वैल्यूज़ हैं, हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, ये चीज़ें तो आप छोड़ दिया, आपने इन चीज़ों पर तो फोकस ही नहीं किया। केवल वेल्थ से आपने देखा कि वेल्थ है, उसकी की स्टडी कैसे एक नेशन वेल्थ को अक्वायर कर रहा है, वही आपकी केवल इकोनॉमिक्स है। पर ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा आप लाइफ के हायर वैल्यूज़ को नहीं देख रहे हो, ठीक है। जो नॉन इकोनॉमिक पार्ट होता है, लव होता है, हैप्पीनेस होती है, अफेक्शन होता है, ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात हुई। लेकिन अगर आप देखो तो इस पॉइंट को अगर आप उनके तरफ से देखो, एडम स्मिथ की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बात बोली थी। उनका ये कहना था कि मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि वेल्थ से रिलेटेड है, तो वेल्थ का मतलब है बेसिक नीड्स। देखो, आपको लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक नीड्स होती है कुछ लोगों की, इतनी नीड्स जितनी आपको चीज़ें चाहिए लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए। कुछ फिजिकल नीड्स जैसे ऑक्सीजन, आपका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है। बेसिक नीड्स वो हैं जो आपको एक सोसाइटी में रहने के लिए चाहिए ही चाहिए, और वो चीज़ें आप बिना वेल्थ के, बिना पैसे के नहीं कमा सकते। तो दिस वाज द पॉइंट जो एडम स्मिथ ने कहा कि हम मटेरियल चीज़ों का यहाँ ये मतलब नहीं कह रहे हैं बहुत ही हाई फाई चीज़ें, हम बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं कि एक पर्सन को सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उतने के लिए तो उसको वेल्थ की, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये पॉइंट था। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म यही था, लोगों ने बोला, जॉन रस्किन और इन लोगों ने कहा आप मटेरियल चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हो, हायर लेवल की चीज़ें, हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। ये आपके कीवर्ड्स है, पिग साइंस, ब्रेड एंड बटर साइंस, और एक और था गॉस्पेल ऑफ मैमन। गॉस्पेल ऑफ मैमन ये भी क्या है? क्रिटिसाइज़ करने के लिए इकोनॉमिक्स को ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो ये टर्म्स बोले, बट इसमें आपको एडम स्मिथ का पॉइंट भी रख देना है कि भाई मतलब उनका मतलब था फिजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स का मतलब था, ठीक है। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म हो गया। इसके बाद आते हैं सेकेंड क्रिटिसिज्म पे। सेकेंड क्रिटिसिज्म आपका कहता है नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ समझोगे कि वेल्थ का यहाँ पे एक्चुअली मतलब क्या है। जो क्रिटिसाइज जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ ने वेल्थ का मतलब ही बहुत नैरो कर दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी है उसमें उन्होंने वेल्थ का मतलब इतना नैरो कर दिया कि वेल्थ का मतलब केवल वही चीज़ है जो आपके पास भौतिक चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें, जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप पैसे से खरीद सकते हो। बट एक्चुअली में उससे ऊपर की भी चीज़ों को वेल्थ में कंसिडर किया जाता है। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो वेल्थ है उसको आपने बहुत नैरो और बहुत रेस्ट्रिक्टेड सेंस में डिफाइन किया है। वेल्थ जो है केवल टैंजिबल गुड्स से आपने रिलेट किया है। टैंजिबल गुड्स, जिन गुड्स को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो गुड्स। उन्होंने कहा कि जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं या फिर सर्विसेज, कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आपको बता दें कि जितने भी ये चीज़ें हैं वो दो तरीके में डिफाइन हो सकती हैं जो प्रोड्यूस करते हैं लोग, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, या तो वो गुड्स होती है या तो वो सर्विसेज होती हैं। गुड्स वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जैसे ये पेन, मार्कर, ये क्या है? गुड है, इसको हम देख सकते हैं, टैंजिबल चीज़ है। दूसरी होती है सर्विसेज। आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर आपको जो ट्रीट कर रहा है उसको क्या गुड बोलोगे? डॉक्टर आपको कोई गुड दे रहा है, कोई टैंजिबल चीज़ दे रहा है? नहीं दे रहा, वो आपको एक सर्विस दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपने जो वेल्थ की डेफिनेशन दी है कि इंसान जो है उसको वेल्थ अपनी इंक्रीज़ करनी है, किस लिए इंक्रीज़ करनी? टैंजिबल चीज़ों को खरीदने के लिए, गुड्स को खरीदने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हेल्थ और एजुकेशन भी तो इंसान को चाहिए। एक पर्सन मनी को हेल्थ और एजुकेशन पे भी तो स्पेंड करता है। तो अगर हम देखें कि एक पर्सन पढ़ाई करने के लिए अपना पैसे खर्च कर रहा है, तो वो पढ़ाई जो ले रहा है तो क्या वो तो टैंजिबल चीज़ है नहीं।
तो आप वो तो वेल्थ होगी नहीं उसकी। एजुकेशन, नॉलेज, एक अच्छी हेल्थ, ये भी एक इंसान की वेल्थ होती है, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ आपने सुना ही है। तो वही चीज़ इन्होंने बोला कि आपने वेल्थ को डिफाइन ही बहुत कम कर दिया। वेल्थ में आपको केवल टैंजिबल नहीं, आपको इनटैंजिबल चीज़ें, सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, इनको भी इंक्लूड करना होगा। तो ये चीज़ उन्होंने बोली कि वेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी, केवल टैंजिबल चीज़ों को इंक्लूड किया, नॉन टैंजिबल चीज़ें या सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद थर्ड क्रिटिसिज्म आता है सेकेंडरी प्लेस टू मैन। सेकेंडरी प्लेस टू मैन, जो मैन है जिसके बारे में हम एक्चुअली में पढ़ रहे हैं उसको आपने सेकेंडरी प्लेस दे दी। इकोनॉमिक्स में भी आप आगे एंड तक जब देखोगे डेफिनेशंस तो पता चलेगा कि हम बेसिकली इकोनॉमिक्स में लोगों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, हम सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। वेल्थ डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि आपने मैन को ही दूसरी प्लेस दे दी। सेकेंडरी मतलब मेन प्लेस आपने मैन को नहीं दी। मैन मतलब क्या, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, देश के लोगों चाहे वर्ल्ड के लोग हों उनसे रिलेटेड है, कि मैन को आपने सेकेंड पोजिशन पर रख दिया, वेल्थ को ऊपर रख दिया। उन्होंने ये बोला कि आपने वेल्थ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि मैन को सेकेंडरी पोजीशन पे ले आए, और जबकि जो इकोनॉमिक्स होती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर को बढ़ाना, और वेल्थ एक तरीका है वेलफेयर अचीव करने का। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैन का मतलब, अगर हम बात करें कि हमें लोगों पर फोकस करना है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, वेल्थ पे फोकस करना है, लोगों पे फोकस करना। एक कंट्री है, अगर उसको अपनी वेल्थ बढ़ानी है, तो वो सारे काम करेगी, वो गवर्नमेंट या जो भी, वो सारे काम करेगी जिससे उसके वेल्थ इंक्रीज़ होगी, चाहे उस कंट्री के लोगों को उसका नुकसान क्यों ना झेलना पड़े। अब जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है, ठीक है, पॉल्यूशन होता है, लोगों को नुकसान होता है, पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वो चीज़ें कर रही है जिससे लोगों को पॉल्यूशन से अफेक्ट ना हो, उन इंडस्ट्रीज़ को बंद करवाती है, या फिर उन इंडस्ट्रीज़ में कुछ चेंजेस लाने को कहती है जिससे पॉल्यूशन वो कम से कम एमिट करे, ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन अगर इसी गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव वेल्थ होता है कि हमको तो बस पैसे ही चाहिए, तो वो प्रोडक्शन करवाई जाती सामान बेचने के लिए, फॉरेन में बेचती, कंट्री में बेचती, जो भी करना होता करती, वो ये चीज़ नेगलेक्ट कर देती कि उस कंट्री के जो लोग हैं उनको उस चीज़ों से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस हमने वेल्थ को दिया है, मेन फोकस वेल्थ को दिया है। तो वही बोला गया सेकेंडरी प्लेस आपने मैन को दे दी, मतलब कि आप वेल्थ पे फोकस ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसी नहीं होती है। इकोनॉमिक्स का मेन काम होता है कि जो हमारे देश के लोग हैं उनके वेलफेयर को बढ़ाना। क्या बढ़ाना? उन लोगों के वेलफेयर को बढ़ाना। वेलफेयर होता क्या है? वेलफेयर अपने में ही आप डिटेल में भी पढ़ोगे। सेकेंड जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो वेलफेयर डेफिनेशन ही, उसमें आप समझोगे वेलफेयर को बढ़ाना जो है ये इकोनॉमिक्स है। उन्होंने बोला कि आप वेल्थ को फोकस क्यों दे रहे हो, हमें लोगों के वेलफेयर को बढ़ाना है। और वेल्थ मतलब पैसे, मनी जो है वो केवल एक ज़रिया है उस वेलफेयर को बढ़ाने का। हमें उस पैसे को, उस वेल्थ को इस तरीके से यूज़ करना है कि सोसाइटी के जो लोग हैं उनका वेलफेयर बढ़े। मैन ऊपर है, वेल्थ नीचे है। पहले वेलफेयर को देखना है, फिर वेल्थ को देखना है। ये नहीं कि पैसा बस बढ़ाते चले जाए और लोगों का वेलफेयर कम होता चला जाए। हमें ये देखना है कि चाहे कम पैसा हमारे पास आए, कम वेल्थ आए, पर लोगों का वेलफेयर नहीं कम होना चाहिए, लोगों के हित में काम होने चाहिए। तो वही उन्होंने बोला कि आपने इस डेफिनेशन में, वेल्थ डेफिनेशन में मैन को सेकेंडरी प्लेस दे दिया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये थर्ड क्रिटिसिज्म था कि इकोनॉमिक्स का मेन फोकस आप समझ गए, वेलफेयर पे होता है, ना कि वेल्थ पे। फोर्थ आता है इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है? कह रहे हैं कि आपने वेल्थ डेफिनेशन में स्कैरसिटी को इग्नोर कर दिया। अभी आप समझोगे इकोनॉमिक्स जो हो रही है वो हो क्यों रही है। देखो सिंपल सी बात है, उसका रीज़न है स्कैरसिटी। देखो हमारी कंट्री है, ठीक है, इंडिया इज़ अ कंट्री। अब क्या है, हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स है, सॉइल भी रिसोर्स है, सनलाइट भी रिसोर्स है, ठीक है, सारे रिसोर्सेज हैं। जो रिसोर्सेज हम यूज़ करें, चाहे वो ऑयल हो, फॉसिल फ्यूल्स हो, कुछ भी हो, ये सारे रिसोर्सेज क्या हम पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। एक लिमिटेड अमाउंट में ही है, उतने ही अमाउंट में आज की जनरेशन को भी रहना है और उतने ही अमाउंट को आगे यूज़ करना है। तो हमें प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई इसीलिए हो ही रही है क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है। देखो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाओ जहाँ पर इंडिया की ऐसी कंट्री जहाँ पर सारे रिसोर्सेज भरी मात्रा में पड़े हुए हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में रिसोर्सेज हैं। अगर सारी चीज़ें अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो उस कंट्री के लोगों को इकोनॉमिक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? बिकॉज उनको क्या है, देखो इकोनॉमिक्स में हम करते क्या है बेसिकली, अगर आप ये समझो, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हुई है
लोग हैं, ठीक है, अब एकदम छोटा सा समझो, 10 लोगों का एक ग्रुप है, उतने ही लोग हैं पूरी दुनिया में। लोगों को कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है, एक पर्सन है उसको कोई चीज़ चाहिए, उसको बैठने के लिए चेयर चाहिए, ठीक है, दूसरा पर्सन है उसके पास क्या है, लकड़ी है, ठीक है, तीसरा पर्सन है उसको चेयर बनाना आता है, ठीक है, लकड़ी जिसके पास है चेयर बनाने वाले की हेल्प लेके चेयर बनवाएगा, जिसको चेयर चाहिए उसको चेयर सप्लाई करेगा, ठीक है, यही हो रहा है। जो लोग हैं उनकी नीड्स होती हैं, हमारी नीड्स हैं, कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए बेसिक नीड्स हैं, कुछ चीज़ें जो हमारी हायर लेवल की नीड्स हैं जिसमें लग्जरी के आइटम्स आ जाते हैं। जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, वो केवल वही कर रहा है कि उसी सोसाइटी में से, उसी एनवायरनमेंट से जो रिसोर्सेज हमें ऊपर वाले ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करना है, उनसे वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं जिससे उन्हीं कंज्यूमर्स की नीड्स को हम सेटिस्फाई कर सके। वही सामान सप्लाई करना है मार्केट में, लोगों को सप्लाई करना है, लोग उन सामान को खरीदेंगे, पैसे पेमेंट करेंगे बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन उस पैसे से फिर से नई चीज़ें बनाएगा, फिर मार्केट में सप्लाई करेगा, फिर लोग ऐसा करेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों के जो नीड्स हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़्यादा लैंड की ज़रूरत हो रही है, ज़्यादा सामान की ज़रूरत हो रही है, लेकिन जो रिसोर्सेज है जिससे वो सामान बनाए जा रहे हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो यही जो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है कि रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, नीड्स बढ़ती जाएगी, पर रिसोर्सेज कम है जिनसे हम उन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, इसी वजह से इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है। तो उन्होंने बोला वेल्थ डेफिनेशन में आपने सब बताया, आपने रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी को ही नहीं बताया, जिस वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। स्कैर्सिटी को आप किस में देखोगे, जो थर्ड डेफिनेशन दी गई है स्कैर्सिटी वाली, उसमें आप समझोगे इस कॉन्सेप्ट को। तो ये आपकी वेल्थ डेफिनेशन थी और वेल्थ डेफिनेशन के ये क्रिटिसिजम्स थे। अब आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि वेलफेयर डेफिनेशन क्या है। तो आई होप इकोनॉमिक्स का बेसिक आपको समझ आ गया होगा और वेल्थ डेफिनेशन समझ आई होगी। सम अप करने के लिए इकोनॉमिक्स क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहते हैं। इकोनॉमिक्स की कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर बहुत वाइड है। 4 डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में दी गई है, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन को इस वीडियो में देखा। वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी, एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। उनकी बुक का क्या नाम है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। यही डेफिनेशन है जो उन्होंने दी थी वेल्थ डेफिनेशन की। वेल्थ डेफिनेशन के फीचर्स क्या क्या थे कि वेल्थ की स्टडी करनी है हमको, कि वेल्थ अर्न कैसे करें, स्पेंड कैसे करें। कॉजेज ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ को बढ़ाएं कैसे, प्रोडक्शन और एक्यूमुलेशन से। और इकोनॉमिक मैन कि इंसान मटीरियल इंटरेस्ट अपने देखता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है और बस वही उसकी नीड्स होती हैं। क्रिटिसिज्म क्या आया कि मटीरियलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, हायर लेवल की नीड्स जो इंसान की होती है, हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन, उनको नहीं ध्यान दिया। दूसरा क्रिटिसिज्म आया, वेल्थ का व्यू ही बहुत नैरो कर दिया, केवल टैंजिबल चीज़ें वेल्थ नहीं होती हैं, इनटैंजिबल चीज़ें जैसे सर्विसेज हो गई, हेल्थ, एजुकेशन, ये भी एक इंसान की वेल्थ होती हैं, उसको नहीं लिया गया इस डेफिनेशन में। तीसरा सेकेंडरी प्लेस मैन को दी गई। इकोनॉमिक्स का फोकस तो मैन के वेलफेयर को बढ़ाने में, पर यहाँ पर आपने वेल्थ को फोकस दे दिया, मैन को सेकेंड पोजिशन पर ले आए, वेलफेयर को सेकेंड पोजिशन पर ले आए, ये क्रिटिसिज्म था। एंड लास्ट है इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम की वजह से ही इकोनॉमिक्स पढ़ी जा रही है एंड ये स्कैर्सिटी क्या है आपको थर्ड डेफिनेशन में पता चलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद द वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन क्या कहती है, टिल देन आपको समझ आया और देन टू लाइक शेयर विद अदर पीपल एंड स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।